हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। माफी चाहेंगे यार इसी क्लास के दौरान, क्योंकि मैंने वॉच पहनना भूल गया था। और गुरुजी कहेंगे कि अरे गुरुजी आप वॉच क्यों लगाते हैं यार, थोड़ा अच्छा लगता है यार, मजा आती है, आपको भी तो अच्छा लगता होगा। अरे गुरुजी, अच्छा ये वॉच कैसी लगती है मेरे ऊपर है? ब्लैक कलर की सही लगती है कि नहीं? आप लोग बता दो यार, आप लोगों के प्यार की वजह से तो 7 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ऐसे ही आप अपना प्यार बना के रखिएगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन करें कमेंट में कि गुरुजी अब हम क्या करें, क्या करें, लास्ट 5 डेज में क्या करें। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जितने वीडियो आ रहे हैं आप शांति से पढ़िएगा। अब मैं भी शांत होकर पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा आपको एक्टिविटी नहीं दिखाऊंगा, अपना कलाकारी क्या मतलब है यार। और अच्छा पढ़ाता हूँ नहीं, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपका बहुत सारा कमेंट होता है, गुरुजी आप करेजा कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। अरे यार अपना तो टाइटल ही है, थोड़ा सा मजे में पढ़ाएंगे तो मजा आएगा। आप सबकी तरह सीरियस होके आए, पढ़ा के चले जाए, ना बच्चे के दिमाग में जा रहा है ना टीचर खुद समझ पा रहा है कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, बच्चा पढ़ क्या रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। वैसा मैं वैसा टीचर नहीं हूँ, ठीक है ना। अपने को क्या है, आपको अच्छे से मोटिवेट करके ही पढ़ाना है। हमारा काम है कि आप मोटिवेट रहें, मतलब पढ़ें, उस लेवल का पढ़ें जिस लेवल का आपको जरूरत है। ओके, मतलब कि थोड़ा सा मजे लेते हुए यार, थोड़ा सा एंजॉय करते हुए मजा आती है, मजा आती कि नहीं? अभी बताइए, बस वही वही करेजा एकदम 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 दिलवा हरिहरा जाए, परेशान हो जब आप पेपर में बैठे ना, क्या कर रहा है गुरुजी, सब सब पेपर में एकदम फंस रहा है, ठीक ना। याद देखिएगा, ये आपका हिंदी का पेपर है 22 फरवरी के लिए। आप कहेंगे गुरुजी ये बार बार रिपीट, अरे यार जो प्रश्न है वो बार बार आपके पेपर में रिपीट होते तो वही तो लेकर आएंगे। हर एक पेपर को आप तैयार कर लेना भाई साहब, और फंसेगा आपके पेपर में। 302 जेडीई के, यही आपको पेपर कोड भरना रहता है, ठीक है। प्रश्न पत्र संख्यांक है, 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। 100 में से 33 नंबर क्या चाहिए आपको? पास होने के लिए चाहिए, कितना चाहिए? 100 में 33 नंबर आपको पास होने की जरूरत होती है। और ये 100 में 33 नंबर कब आएगा? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे और 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर को सॉल्व करना रहेगा। इस वीडियो की खास बात क्या है, मैंने इस वीडियो में आपके पूरे पेपर का हल दिया है। ऐसा नहीं केवल एक क्वेश्चन करवाया छोड़ दिया, नहीं, मैंने सभी क्वेश्चनों को हल सहित मैंने इसमें करवाया है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पूरा मैं सॉल्व दे रहा हूँ ना, चिंता नहीं करना है, पूरा पेपर भी मैं सॉल्व करूंगा अभी इसमें। निर्देश दिया गया है यहाँ पे, क्या दिया गया है? प्रारंभ के जो आपके पास 15 मिनट है, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। प्रश्न पत्र में 2 खंड मिलेंगे, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आवश्यक रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपके सामने खंड क रहेगा। सर ये जो खंड क है, इसमें 50 नंबर का रहेगा। सबसे पहले आपका बहुविकल्पी रहेगा। जैसे यहाँ पे पहले का क है, विचार और वितर्क के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रट डालिए। विचार और वितर्क के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध की रचना है सर। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ किसका है? हरिऔध जी की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। यह गुरुदेव एक आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर यह एक आत्मकथा है। हरिशंकर परसाई की निबंध संग्रह क्या है? तब की बात और थी। तब की बात और थी किसकी है? हरिशंकर परसाई की क्या है, एक निबंध संग्रह है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे युगल किशोर शुक्ल। युगल किशोर शुक्ल किसके संपादक थे? उदंत मार्तंड के क्या थे भैया, ये आपके संपादक थे। इसमें आपका ये रहता है ना कि आपका पूरा प्रश्न एक जगह ही सॉल्व हो जाता है। आपका पूरा प्रश्न एक ही जगह ही सॉल्व हो जाता है, अलग अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चाहे गद्यांश हो, पद्यांश हो, संस्कृत वाला कुछ भी हो, सब कुछ इसमें हो जाएगा। दूसरे का है, मैथिली शरणगुप्त की रचना है सिद्धराज है सर। सिद्धराज किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की रचना, याद रखिएगा। प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है? तो प्रगतिवाद के जो सशक्त कवि हैं, नागार्जुन है सर। नागार्जुन किसके हैं? प्रगतिवाद के सशक्त क्या है भैया, कवि हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मास्को अभी दूर है के रचयिता कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन किसके? मास्को अभी दूर के रचयिता है। घ वाला है, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। सच्चिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशन हुए थे? कुल 4 सप्तक प्रकाशन हुए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चिदम्बरा पर मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आपका क्या आएगा? गद्यांश आएगा सर। कितने नंबर का गद्यांश रहेगा? सर 10 नंबर का पेपर में गद्यांश आएगा, 10 नंबर का गद्यांश आएगा।
जब भी आप गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं, आप कोई भी गद्यांश से बिना पढ़े भी आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल सबसे पहले आपको एक बार पढ़ना है। क्या करना है सर? पढ़ना है। एकदम अच्छे से पढ़ना है सर। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? अरे गुरुजी, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। बिल्कुल, जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, वह देश उसका आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन किए वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा, उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविजन और इस इस्यूतनिक, ठीक है ना? अगला यहाँ पे है कि सबसे पहले संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए भैया? संदर्भ लिखिए। इस जो गद्यांश है, इसका आपको संदर्भ लिखना रहेगा। तो संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध के से क्या है? संकलित है। अब देखिएगा आप कैसे जानेंगे कि सर ये भाषा और आधुनिकता से ही लिया गया है, क्योंकि जब भाषा और आधुनिकता शब्द से लिया गया रहेगा, वहां पे शब्द आपको दिखाई देंगे या फिर विज्ञान आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो विज्ञान आ रहा है और शब्द आ रहा है। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। ओके। एंड अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अरे कुछ नहीं रहता सर, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। जो यहाँ पे आपको दिया है सेम टू सेम छाप देना है, या फिर इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए, बस आपको टोटल टोटल आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना? कोई चीज आप ट्रिक से करिए ना यार, क्या मतलब है बहुत ज्यादा झेलने की। कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण का नया शब्द देता है? यानी कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण को नया शब्द देता है? सर इस क्वेश्चन को सर कैसे करेंगे? आपको रटना नहीं है सर, रटना नहीं है तो सर कैसे करेंगे? तो इसको रटना नहीं है, बल्कि सर इसी में देखेंगे तो यहाँ पे देगा, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा। देखिए, देखिए, वह देश के उस आविष्कार के नामकरण के लिए क्या देता है? नया शब्द बनाता है या फिर नया शब्द देता है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जिस देश में नई चीज आविष्कृत होती है यानी बनाई जाती है, वह देश उसके लिए नया नामकरण के लिए एक शब्द देता है। उसके बाद यहाँ पे अगला है, यदि हर देश यदि हर देश आविष्कृत चीजों का अपना अपना नाम अलग अलग देगा, तो क्या होगा? अगर हम कह रहे हैं कि ये पेन है, कोई बोल रहा है इसे पेन, कोई और कुछ बोल रहा है, कोई और कुछ बोल रहा है, तो आप क्या पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। तो यही चीज बोल रहा है, यदि हर देश आविष्कृत चीजों का अपना अपना अलग अलग नाम देता है, तो उस चीज को समझने में क्या होगी? दिक्कत की सामना करना पड़ेगा, आपको दिक्कत होगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है? तो नई चीजों के आविष्कार होने का कारण विज्ञान की प्रगति है। सर इसको सर कैसे करेंगे? विज्ञान की प्रगति है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे ऊपर है, यहाँ पे देखिए, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है ना? बस हो गया उतना। अगला यहाँ पे मान लीजिए वो नहीं आ रहा है, तो आप अथवा यहाँ पे अगला वाला गद्यांश अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सर गद्यांश है क्या? जो कुछ भी हम इस संसार को में देखते हैं वह ऊर्जा का स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है, हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसीलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों अस्तित्व का हिस्सा है, दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टि से शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। अब जहां पे आपको ऊर्जा दिखाई दे, क्या दिखाई दे? ऊर्जा शब्द दिखाई देगी, या फिर आपको गैर आध्यात्मिक शब्द आपको दिखाई देगा, ठीक है ना? और वहां पे कोई ना कोई ज्ञान की बातें की जाएंगी, तो वो कहाँ से लिया लिया गया होगा? हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया जाएगा। हमेशा और हमेशा कहाँ से लिया जाएगा? हम और हमारा आदर्श पाठ से। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ये हो जाएगा आपका गद्यांश का संदर्भ हो जाएगा। दैट्स इट। बिल्कुल सर, क्लियर है एकदम। क्लियर है सर। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या। सर रेखांकित अंश में क्या है? भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से लाभ, शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक नहीं है। लोग कहते हैं आप भौतिक इच्छा क्यों रख रहे हैं, मोबाइल की इच्छा रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? अगर सोचो वैज्ञानिक लाइट की इच्छा न रखते तो क्या आपके घर में लाइट जलती? आज नहीं जलती। सोचो अगर वैज्ञानिक
जो हमारे लोग हैं अगर ना सोचे होते, वैज्ञानिक कौन, लोग ही तो हैं, कि हमारे पास 4 चक्के कार होनी चाहिए, अगर ना सोचे होते तो आज आपके पास BMW होती, 2 चक्के होते, साइकिल होती, बैलगाड़ी से घूमते। जो कह रहे हैं कि सर ये बहुत ही इच्छाओं को एकदम त्याग देना चाहिए, रखेंगे भाई, अपनी सोच रखेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, सोच रखेंगे, रखेंगे तभी आप बनेंगे, जब रखेंगे ही नहीं तो कहाँ से बनेंगे सर। अगर हमारा टारगेट है कि 95 फोड़ना है तो फोड़ना है, तो आप बोलेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे, ये सब आपको नहीं लिखना है, थोड़ा बड़ा हो गया, बस यही यहीं से है आपका, ये एक्स्ट्रा में लिख गया, ठीक है ना, इसको मत लिखिएगा। भौतिक वस्तुओं की इच्छा करना किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं है और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हेतु व्यक्ति क्रियाशील बना रहता है और उन्नति करता है। उसके बाद अगला है, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है, तो महर्षि अरविंद ने क्या कहा है, ऊपर देखो, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है, यहाँ पे देखिए, देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। तो महर्षि अरविंद ने क्या कहा है, महर्षि अरविंद ने कहा है कि जो कुछ भी इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा क्या क्या होता है, एक स्वरूप होता है। क्या होता है सर, एक स्वरूप होता है। उसके बाद यहाँ पे अस्तित्व और तदात्म शब्दों का अर्थ क्या है, तो अस्तित्व का मतलब होता है अपनी सत्ता, सत्ता, और तदात्म मतलब क्या होता है, तालमेल, अर्थात समन्वय, ठीक है ना, तालमेल अर्थात क्या होता है, समन्वय होता है। उसके बाद दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक पद्यांश आएगा 10 नंबर का। पद्यांश देखिए है क्या यहाँ पे, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, सबने उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अर्थात श्रद्धा कहती है कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहेंगे तब तक ये शक्तिहीन होते हैं, और जब ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुट होती है। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है। जब वह सम्मिलित हो जाता है तो विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या लिखेंगे, पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा मनु है और इसके कवि क्या भैया, जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है सर, जयशंकर प्रसाद हैं। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या सर, रेखांकित अंश की व्याख्या सर, इसमें क्या बोल रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या में सर कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, सबने उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी मानवता हो जाए, वही जो हिंदी है इसी में छाप देंगे और कुछ करेंगे नहीं पेपर में। तो क्या लिखेंगे, मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई अपने नवीन उत्थान का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। सर इसका राइट क्या हो जाएगा, क्योंकि रेखांकित वाला वहां पे, तो ये लिखेंगे, क्या करेंगे, सबने उसका करे समझती, यानी कि ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहेगा तब तक वह शक्तिहीन बना रहेगा। जब वह सम्मिलित हो जाएगा तो वह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त करेगा, इसी को लिखिएगा। ये यहाँ पे गलत प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ये गलत हुआ है। ख वाला यहाँ पे है, इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु को कौन सी बात बता रही है, तो जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहेगा तब तक वह शक्तिहीन बना रहेगा, किंतु सम्मिलित हो जाए तो विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में क्या हो जाएगी, प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बताई जा रही है। समस्त सृष्टि की रचना किसने, मतलब किनसे हुई है, तो सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, और ये शक्तिशाली विद्युत कण क्या है भैया, मनुष्य हैं, मनुष्य को यहाँ पे शक्तिशाली विद्युत कण बोला गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि श्रद्धा ने क्या बोल रहा है यहाँ पे, श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता साम्राज्य स्थापित करने के लिए क्या किया है, प्रेरित किया है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, मानवता महाप्रलय में भी असहाय और निरुपाय नहीं है, यह तथ्य निराश लोगों के लिए संजीवनी का कार्य करता है। अतः प्रसाद जी ने मनु को प्रेरित करने के लिए श्रद्धा के माध्यम से इन उपाय को क्या बोला है, अपनाया है। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो आप ये कर लीजिएगा, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, काटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनेंगे, अगर आपको करना है, प्रैक्टिस करना है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, प्रश्न नंबर जो 5वां है, प्रश्न नंबर जो 5वां आएगा
ये लेखक का साहित्यिक परिचय आएगा। क्या आएगा भैया? लेखक का साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां 3 इंपॉर्टेंट है। वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने ले लिया है किसको? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को लिया है। इंपॉर्टेंट वाले हैं, तैयार कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जिले के बत्तुलपिल्ली नामक ग्राम में हुआ था। और प्रोफेसर सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा संस्कृति एवं तेलुगु में हुई। और रेड्डी जी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ। और इनका निधन कब हुआ था? सन 2005 में इनका निधन हो गया था। ठीक है ना? इनका साहित्यिक परिचय में सर क्या लिखेंगे? इनका साहित्यिक परिचय में आप लोग लिखिएगा सीधा कि अहिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अधिकार प्राप्त किया और राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्याता साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए अहिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिणी भाषाओं का अध्ययन की क्या दी? इन्होंने प्रेरणा दी। और इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की इन्होंने क्या किया? रचना भी किया। ये आजीवन भाषाई एकता के प्रसारक रहे और इनके अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। हिंदी भाषी न होते हुए भी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने हिंदी को अपना रचनाओं के रूप में अमूल्य निधि सौंपी है और उनके लिए हिंदी साहित्य सदैव इसका क्या रहेगा? ऋणी रहेगा। ठीक है ना? उसके बाद इनकी कृतियां निम्नलिखित प्रकार की हैं, जैसे कि यहाँ पे है साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, वैचारिकी, शोध और बोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया एक संपादित ग्रंथ है जो कि एक अंग्रेजी ग्रंथ के नाम से क्या है? प्रख्यात है। और वेलगु दारुल जो कि किसमें है भैया? ये तमिल में है, तेलुगु में है। ठीक है ना? अगला यहाँ पे इनकी भाषा शैली कैसी थी? तो विचारात्मक, गवेषणात्मक, प्रख्यात, प्रश्नात्मक एवं समीक्षात्मक इनकी क्या थी सर? भाषा शैली थी। उसके बाद ख नंबर आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख काव्य कृतियों पर उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का आएगा पेपर में। देखिए कौन कौन है इसमें। ये आपके सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त। तो मैंने इसमें लिया है आपका रामधारी सिंह दिनकर। क्या लिया भैया? रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। और रामधारी सिंह दिनकर जी 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत क्या रहे भैया? सदस्य भी ये रहे थे। उसके बाद क्या लिखेंगे? ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पद्म विभूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी को राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। और दिनकर जी भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी साहित्यकार का यह सूर्य 24 अप्रैल 1974 को सदा के लिए क्या हो गया भैया? अस्त हो गया। अब इनका साहित्यिक योगदान में क्या लिखेंगे? साहित्यिक योगदान में लिखेंगे कि दिनकर जी दार्शनिकता और निराशा से दूर सामाजिक चेतना को जागृत करने वाले कवि हैं। रेणुका और हिमालय नामक काव्य रचनाओं में इनकी क्रांतिकारी भावनाओं के दर्शन होते हैं। इनकी राष्ट्रीयता अतीत के प्रेम में परिवेष्टित किंतु वर्तमान के प्रति विक्षुब्ध ही है। उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम के साथ साथ विश्व प्रेम, प्रगतिवाद, प्रकृति चित्रण आदि के लिए स्वाभाविक एवं मनोहारी वर्णन मिलते हैं। और राष्ट्रीयता के साथ साथ उनके काव्य में युग बोध और प्रकृति चित्रण का भी क्या है? सुंदर समावेश है। ठीक है ना? अब इनके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिनकर जी ने अपनी समर्थ लेखनी से गद्य एवं पद्य दोनों ही क्षेत्रों में सेवा की। प्राणभंग, रेणुका, ओंकार, धूप छांव, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, मगध महिमा, वातायन, इतिहास के आंसू, देव विग्रह, नील कुसुम, चक्रवाल, नय सुभाषित, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला कविन, मृत्यु तिलक, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, दिल्ली, बरदौली विजय, सीपी और संग, धूप और छांव, सामधेनी, रेती के फूल, विद्रोह, शिक्षा, रसवंती, द्वंद्व गीत, कालिंग विजय, कुरुक्षेत्र,
उर्वशी आदि इनकी क्या है, काव्य रचनाएं हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पे भैया कि छठा प्रश्न, बहादुर कहानी की कथावस्तु की विवेचना कीजिए। ठीक है ना। वैसे मैं बहादुर कहानी का जो सारांश है मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां पे अच्छे समझ लीजिएगा। पंचलाइट भी, अथवा पंचलाइट दूर यात्रा कहानी की कथा मतलब उद्देश्य अपने पर प्रकाश डालिए। यहाँ मैंने पंचलाइट का कहानी का क्या लिखा है, सारांश लिखा है। बहुत सिंपल है, याद कर लीजिए। पंचलाइट फरीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का एक सुंदर चित्रण किया गया है। इस कहानी में एक महत्व टोली है जिसमें कुछ कुछ अशिक्षित लोग हैं जो रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये साधारण लोग एक सम्मान वस्तु समझते हैं। इस पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोली के सभी बच्चे, महिला और पुरुष इकट्ठा हो जाते हैं और सरपंच अपनी पत्नी को आदेश देता है कि ये शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का क्या कर ले, प्रबंध कर ले। अब सभी उत्साहित हो जाते हैं, परंतु समस्या वो उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि ये साधारण लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। ठीक ना। फिर इस महतो टोली में एक गोधन नाम का लड़का है जो कि गांव की मुनरी नामक लड़की से क्या करता है, प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से अक्सर सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, जिस कारण पंचों ने उसे अपनी टोली से बाहर निकाल रखा था। और मुनरी को यह बात पता था कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है, और इस बात को चतुराई से यह पंचों तक क्या करती है, पहुंचा देती है। और गोधन को सरपंच ने बुलाकर पंचलाइट जलाने के लिए कहा है, और गोधन पंचलाइट को जला देता है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, और मुनरी की मां गुलरी काकी इससे प्रसन्न होकर गोधन को क्या करती है, अपने घर के अपने घर में शाम के भोजन पर निमंत्रण देती है। और पंच लोग बहुत उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा साथ खुन माँ खूब गाओ सलीमा का गाना, और पंचलाइट की रोशनी में सब लोग अपना भजन कीर्तन करते हैं और उत्साह उत्साह यानी कि उत्सव मनाते हैं। उसके बाद आपका पेपर में आएगा स्वपठित खंड का। यह आप अपने जिले के अनुसार कर लीजिएगा। मैं एक पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहां से देख लीजिएगा कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा। ठीक है ना। हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य आएगा, इसको अपने से कर लेंगे। उसके बाद ये संस्कृत का आपका क्या रहेगा, गद्यांश पद्यांश। इसको टिक लगा लीजिए, इसको भी आप अपने से कर लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अस्माकम रामायण से लेकर कहाँ तक है आपका, दृष्टि विषय तक है। ये है उसका संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ के साथ इसका क्या लिखेंगे, अनुवाद लिखेंगे। तो ये इसका संदर्भ और अनुवाद हो गया, और ये संस्कृत का क्या हो गया, गद्यांश हो गया। ठीक है ना। कैसे किया जाएगा मैंने आपको बताया भी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये हो गया आपका अथवा, मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर सकते हैं। उसके बाद ये संस्कृत का पद्यांश है, एक यहाँ पे है, इसका संदर्भ सहित अनुवाद है, और अथवा में यहाँ पे एक है, नहीं आ रहा है तो इसको कर लीजिएगा। उसके 9वां वाला प्रश्न है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और लोकोक्तियां और मुहावरे, मैंने आज ही पूरा व्याकरण एक ही वीडियो में करा, नहीं देखा ना तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना। मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आंखों में धूल झोंकना, जहां चाह रहा वहां रहा, तिल का ताड़ बनाना, और धूल के ढोल सुहावन लगते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा, पूरा सॉल्व मैंने किया, टेंशन ना लो। क्या यहाँ पे, आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। वाक्य प्रयोग, शैलेश मेरा पैसा लेकर आंखों में धूल झोंककर चला गया, जहां चाह वहां राह। यानी कि दृढ़ इच्छा के सामने, या अगर दृढ़ इच्छा है तो आप हर एक मंजिल पा सकते हैं। अर्थात जिस कार्य को व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा के साथ करता है तो उसे वो कार्य को पूरा होने की का रास्ता भी मिल जाता है। फिर अगला है तीर का ताड़ बनाना, अर्थात छोटी सी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे भैया, अरे रोशनी तुम क्यों तिल का ताड़ बना रही है, लोगों को झगड़ते हुए हमेशा झगड़ते रहते हो तुम लोगों से। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगला है, दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। दूर के ढोल सुहावन लगते हैं यानी कि दूर से सब अच्छा लगता है। वाक्य प्रयोग, पहाड़ों की सुंदरता हर कोई मोहित है, लेकिन जीवन यापन करना सच में दूर के ढोल सुहावन लगने जैसा है। अगर आप पहाड़ देखेंगे तो बहुत दूर से देखेंगे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप जाइए पास में जंगल है, भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के, कह रहा है गुरुजी कौन रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना। अगला यहाँ पे अपठित गद्यांश पद्यांश, जो कि नया सिलेबस में जुड़ा है, मैंने पढ़ा भी दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कैसे सॉल्व करना है मैंने बहुत अच्छे से उसको समझाया भी है। अगला यहाँ पे आपका सूत और सूत। तो सूत मतलब क्या होता है, पुत्र होता है। एक सूत मतलब क्या होता है, धागा होता है। जलद और जलद, तो जलद मतलब बादल होता है, जलद मतलब क्या होता है भैया, समुद्र होता है। ठीक है ना। अगला है यहाँ पे आपका निम्नलिखित किसी एक शब्द के दो अर्थ का चयन कीजिए।
भुजंग, हार, पर और अर्क। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं किसका? अर्क का, हार का और भुजंग का। अर्क मतलब क्या होता है? काढ़ा होता है, सूर्य भी होता है, आग का पौधा होता है। हार मतलब एक आभूषण का नाम है और पराजय भी होता है, ठीक है ना। भुजंग मतलब क्या होता है? सांप होता है, स्त्री की उपपत्ति और सीसा नामक एक धातु भी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। किए गए उपकार को न मानने वाला अकृतज्ञ कहलाता है। बहुत कम बोलने वाले को अल्पभाषी बोलते हैं। फिर दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। मैंने चारों को करके लिखा है यहाँ पे। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो लिखेंगे तुम कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो नहीं बल्कि पर। ये जो तो है इधर पर हो जाएगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हुए हैं। इस सरोवर सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, अनेक कमल खिले हैं। अगले यहाँ पे है, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, कृपया अनुमोदन प्रदान करें। आप प्रातः काल के समय आइएगा, आप प्रातः काल आइएगा। समय क्या? प्रातः काल ही तो है ना। उसके बाद आपका पेपर में आएगा करुण रस अथवा शांत रस का अस्थायी भाव के साथ इसका क्या लिखे हुई है? लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का आएगा। तो करुण रस होता क्या है? ध्यान दीजिएगा। करुण रस क्या होता है? शोक अथवा दुख की अवस्था में जो अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का सहयोग पाकर पुष्ट होता है, वहां करुण रस कहलाता है। क्या कहलाता है? करुण रस। उदाहरण के लिए, इस करुणाकलित हृदय में अविकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ठीक है ना। इसको आप कर दीजिएगा। दो है, दोनों में इसको एक ही करना है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखे। तो यहाँ पे मैंने रूपक अलंकार का लिया है। क्या लिखेंगे रूपक अलंकार में? जहां उपमेय में उपमान के रूप में कहा जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे हमारे हरी हारिल की लकड़ी। उसके बाद आपका ग वाला है, कपाई छंद अथवा सोटा छंद का लक्षण सहित क्या लिखिए भैया? उदाहरण लिखिए। ठीक है ना। लक्षण सहित आपको क्या लिखना है? उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? सोरठा छंद के बारे में। सोरठा छंद के बारे में क्या लिखेंगे? यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण सम होते हैं और उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु और गुरु वर्ण होते हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कहीं कहीं पर तुक भी मिलता है और यह दोहे का क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है ना। और इसका उदाहरण आप खुद से लिख लीजिएगा, जो भी आपको सरल पड़ेगा। उसके बाद 13 नंबर है आपका यहाँ पे, किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति अ, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को, जो अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। अथवा यहाँ पे रहेगा, आप किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने है तो ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। और ऋण लेना है तो कैसे पत्र लिखना है, मैं बहुत ही डिटेल समझाया हूँ। आप नीचे कल ही मैं पढ़ा था, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपको करना है तो यहाँ पे एक फॉर्मेट है, आप देख सकते कर सकते हैं। व्यवसाय है तो व्यवसाय, अगर उच्च ऋण उच्च शिक्षा के लिए है तो उच्च शिक्षा लिखेंगे, और अगर व्यवसाय के लिए है तो यहाँ पे व्यवसाय लिख देंगे, व्यवसाय के लिए। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका फॉर्मेट मैंने दे दिया, जो मन में आप भर दीजिएगा। बाकी सब लोग सेम टू सेम आप लोग छाप दीजिएगा। उसके बाद आपका पेपर में आ गया यहाँ पे 9 नंबर का निबंध लेखन, कृषक जीवन की त्रासदी, अनियंत्रित भ्रष्टाचार का निवारण, महिला आरक्षण के साथ सार्थकता और बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगारी की समस्या। तो ये आपका निबंध लेखन आएगा। तो आप ये पेपर आप तैयार कर लीजिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी अब आपका पेपर है मैं सारा का सारा आपको मतलब डेली डेली दूंगा। अब एक नहीं बल्कि आपको मैं 2 से 3 पेपर डेली दूंगा, 2 से 3 पेपर डेली दूंगा। और आप हर एक पेपर को अब आपको घोल कर पीते जाना है, यानी कि आपको पढ़ते जाना है, रटते हुए जाना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। ये 5 दिनों का टाइम है। ये 5 दिनों में कम से कम मैं आपको 15 सेट लगातार प्रोवाइड करूंगा। अब ये 15 सेट आप कंप्लीट कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका 100 में से 90-95 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है। अब ये जो हमारा 5 दिन का जो सीरीज चल रहा है, आपको 15 सेट का उसमें जुड़ना है और अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।